नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग डेली सबसे पहले इस चैनल पर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये दिवस जो रिफ्यूजी हैं या फिर जो शरणार्थी हैं उनकी दुर्दशा पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। जो शरणार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्यूजी जो इनको हम बोलते हैं वो कौन होते हैं। तो बेसिकली रिफ्यूजी ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कि अपने ही धरती पर, अपने ही देश में किसी भी कारण से जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर प्रताड़ित होते हैं, और प्रताड़ित होने के बाद जो है वो अन्य देशों में जाके शरण लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो बांग्लादेश से हो गया, या फिर पाकिस्तान से, मतलब जहाँ पर हिंदू समुदाय रहते हैं, तो वैसे तो पाकिस्तान जैसे जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं तो वैसे तो वो उनका देश हो गया, लेकिन अगर उनके ऊपर अत्याचार होता है, अगर वहाँ छोड़ के वापस भारत आते हैं तो वो एक तरीके से रिफ्यूज़ी कहे जाएंगे जब तक उनको भारत सरकार नागरिकता नहीं दे देती है। इसी तरीके से रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि म्यांमार में प्रताड़ित होने के बाद बांग्लादेश और भी कई अन्य देशों में चले गए हैं, तो वो जो है रिफ्यूज़ी होते हैं। तो इन लोगों के पास अपने रहने की जगह नहीं होती है, सरकार इनको किसी तरीके से टेम्परेरी कैंप में ठहराती है, और इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है हालत जो है दयनीय होती है। तो कई संस्थाएं इनके लिए काम करती हैं। तो इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, एवरी एक्शन काउंट्स जो है वो थीम रखी गई है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखिएगा, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ ये चीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW ने किसको भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि विक्रम पाहवा। आप सभी लोग BMW जो कार निर्माता कंपनी है, जर्मनी की ये कंपनी है, काफ़ी फेमस जो है कार, मतलब ये बनाती है आलिशान लग्जरी कार जो है ये बनाती है। तो इसने जो है इंडिया के लिए जो अपना अध्यक्ष बनाया है रिसेंटली, वो विक्रम पाहवा को बनाया है। तो 1 अगस्त 2020 को विक्रम पाहवा BMW इंडिया के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इससे पहले रुद्रतेज सिंह जो है इस पद पे तैनात थे, तो अप्रैल मंथ में रुद्रतेज सिंह जी का निधन हो गया है, तो उनकी जगह पर अर्लिंडो ने जो है ये पद संभाला था। ठीक है, तो अब जो है परमानेंट BMW मतलब इंडिया के जो अध्यक्ष बन चुके हैं वो विक्रम पाहवा बन चुके हैं। अगस्त में जो है ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि जून 2020 में किसके द्वारा सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। सत्यभामा नामक जो पोर्टल है वो अभी रिसेंटली प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। प्रहलाद जोशी कौन है? तो प्रहलाद जोशी केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री हैं। सत्यभामा जो पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी है, तो फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो यहाँ पर से ये आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि जो सत्यभामा जो पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली ये जो पोर्टल है ये जितने भी मतलब जो खनन से रिलेटेड जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को जो है अब ऑनलाइन देखा जा सकता है, उनकी जो रियल स्थिति है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा उन पर जो खर्चा किया जा रहा है वो भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय खदान और कोयला मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी परियोजनाएं चलाई जाएंगी वो सबके सब जो है सत्यभामा पोर्टल पर डाली जाएंगी। ठीक है, तो उनको एक तरीके से कह सकते हो कि रियल टाइम में जो है ट्रैक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जून 2020 में किसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक मिस्ट आधारित सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट ओकमिस्ट डेवलप किया गया है। एक सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट है ओकमिस्ट, तो ये किसने लॉन्च किया है अभी ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है किसने डेवलप किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। DRDO और रॉयट लैब्स ने मिलकर जो है इस डिस्पेंसरी यूनिट को बनाया है,
ऑटोमेटिक तरीके से ये काम करेगी। तो जो मेन जो गवर्नमेंट प्लेस डिपार्टमेंट हैं, जो ऑफिसेस हैं, वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। यहाँ पर DRDO के नाम से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। लेकिन अगर हम बात करें ये जो दूसरी कंपनी है रॉयल लैब्स, ये क्या चीज़ है? रॉयट लैब्स, ठीक है, रॉयट लैब्स ये क्या चीज़ है? तो इसकी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। एक स्टार्टअप कंपनी है ये, और ये बेसिकली जितने भी मतलब जो है ऑटोमेटिक जो डिवाइसेस हैं वो बनाने के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे कि पंखे, AC, TV, तो ये ऐसी चीज़ें बनाती है मतलब जिनको रिमोट या ऐप के द्वारा जो है कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि स्मार्ट डिवाइस जो है ये कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट बनाई है जो कि ऑटोमेटिक तरीके से जो है सैनिटाइज़ कर सकती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? ओकमिस्ट जो है मतलब इस सैनिटाइजिंग डिस्पेंसिंग यूनिट का नाम जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। ये जो कंपनी है रॉयट लैब्स, इसके संस्थापक और CEO का नाम है शिशिर गुप्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जून 2020 में जोएन एस बास किस देश की वायुसेना की पहली महिला मुख्य मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो अभी रिसेंटली अमेरिकी वायुसेना में पहली महिला मुख्य मास्टर सार्जेंट के रूप में नियुक्त हुई हैं JNS बास, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, अमेरिकी वायुसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो। इससे पहले यहाँ पर एक और बड़ी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अच्छा चलिए ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मतलब जोएन एस बास हैं, ये अमेरिकी सैन्य सेवा का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी भी होंगी। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर से हो जाएगा। अब मैं इसके लास्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो अमेरिकी सीनेट है उसने चार्ल्स क्यू ब्राउन को जो है वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ मतलब जो है नियुक्त किया था। तो इनको जो नियुक्त किया गया था, तो ये पहले अश्वेत अधिकारी जो है इतने ऊंचे पोस्ट पे तैनात होने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं। तो अगस्त में जो है ये कार्यभार संभाल लेंगे। तो कह सकते हो आपकी 1 महीने में ही जो है अमेरिकी सरकार ने 2 बड़ी नियुक्तियां की हैं, ऐतिहासिक नियुक्तियां इनको कह सकते हैं। एक तो पहली महिला मुख्य मास्टर सार्जेंट बनाई गई हैं जोएन एस बास, इसी तरीके से चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं चार्ल्स क्यू ब्राउन, ठीक है, जो कि अगस्त में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये पहले अश्वेत अधिकारी हैं जो कि अमेरिकी सैन्य सेवा का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जून 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अभी रिसेंटली गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यहाँ पर से मैं आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊँगा जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो योजना है, ये जो अभियान है, ये 50,000 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदूर के गांव तेलिहार से की गई है। तो ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने रेड कलर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया है, ये मैंने आपको याद करने के लिए लिखा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा कूल माइंड होकर करा करिए। जहाँ 10 मिनट में आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, वहाँ अगर 15 मिनट भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लियर जो है पॉइंट रखा करिए। कल आप लोगों के कहने पे मैंने डिटेल हटा दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बोले थे कि डिटेल फिर से डिटेल होनी ही चाहिए। तो कभी आप कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। तो यहाँ पर से जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर आप हो सके तो इनको नोट कर लीजिए, और अगर आप PDF से पढ़ते हैं तो वो फिर आप अपने हिसाब से PDF डाउनलोड करके जो भी आप मैनेज कर सकते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छा, तो 2 पॉइंट है जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहले तो योजना का शुभारंभ किसने किया, तो तुरंत ही याद हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा कहाँ से शुरुआत की गई, सबसे पहले कहाँ पर मतलब इसकी शुरुआत की गई, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जो योजना है ये 6 राज्यों के 116 जिलों को कवर करेगी। उन 6 राज्यों के नाम जरूर याद रखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। तो आसपास के ही राज्य हैं, तो आप याद रख सकते हैं। तो 6 राज्यों के नाम आपको ध्यान होना चाहिए। अगर मैं इस योजना की बात करता हूं तो इस योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों को 25 तरह के काम के विकल्प उपलब्ध कराएगी। मिशन मोड में ये जो योजना है ये 125 दिनों तक जो है बहुत मतलब इसको जो है मिशन के तौर पे सरकार
सरकार लेगी, खूब प्रचार प्रसार इसका किया जाएगा 125 दिनों में। और इसके तहत जो है 12 अलग अलग मंत्रालय जो है इसके अंदर रोजगार देंगे। 25 तरह के काम मतलब इसमें देंगे, जिसमें कि पंचायत भवन बनाना, कहीं पर कुछ खोदना है तो वो हो गया, इसके अलावा कहीं सड़क बनानी है, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के इसमें काम है। तो 25 तरह के अलग अलग विकल्प दे रखे हैं। तो ये प्रवासी जो मजदूर हैं जो कि अपने राज्य वापस जा चुके हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये योजना शुरू की गई है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके उनके घर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जून 2020 में किसे NIPEP यानी कि राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली भारत के पूर्व जो गवर्नर हैं RBI के उर्जित पटेल जी, इनको राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो इसके चेयरमैन थे उनका नाम था विजय केलकर। तो अब विजय केलकर के स्थान पे उर्जित पटेल जो है वो चेयरमैन होंगे। 22 जून से अगले 4 सालों तक जो है वो इस पद पे तैनात रहेंगे। उर्जित पटेल काफ़ी चर्चा में आए थे 2018 में, दिसंबर 2018 में। वैसे गवर्नर हैं RBI के तो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन 2018 में काफ़ी चर्चा में आए थे जब इन्होंने अपने रिटायरमेंट होने से पहले ही जो है इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। ठीक है, और सरकार के ऊपर भी कई इन्होंने सवाल उठाए थे। तो दिसंबर 2018 में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और अब एक बार फिर से इनको जो है राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन बना के इनके वापस यहाँ पर मतलब कह सकते हो आपकी एक और जो है मतलब जगह पर इनको नियुक्ति मिली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जून 2020 में BPR विट्ठल बारू का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। BPR विट्ठल बारू क्या प्रसिद्ध थे? तो ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 बैच के IAS अधिकारी थे ये। 1972 और 1972 से 1982 तक ये वित्त एवं योजना आयोग के सचिव के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप सभी लोग जानते होंगे विश्व योग दिवस के बारे में। भारत की वजह से ही ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में योग का दिवस का जिक्र किया था। तो उसके बाद से जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसको मान्यता दी और 21 जून 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है हर साल। 2020 के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है घर पर योग, परिवार के साथ योग, यानी कि योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली जो है इसकी थीम रखी गई है। तो थीम आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जून 2020 में JSW सीमेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? JSW सीमेंट ने अभी रिसेंटली सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री इन दोनों को ही जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरभ गांगुली क्रिकेटर हैं और सुनील छेत्री जो है वो फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो बस ये सिंपल सा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि भारत। जो फिच रेटिंग एजेंसी है उसने अभी रिसेंटली अनुमान लगाया है कि भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी आने वाले टाइम में वो निगेटिव रहेगी, यानी कि मतलब ऋणात्मक जो है रहेगी। यहाँ पर फिच ने भारत की जो रेटिंग है उसको BBB निगेटिव दिया है। ठीक है, BBB निगेटिव जो है मतलब रेटिंग दी है भारत को। निवेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे निचली रेटिंग है। इससे पहले जो मूडीज़ थी उसने भी भारत की जो आपका रेटिंग थी वो Baa2 कर दिया था। ठीक है, जो कि 22 साल में पहली बार ऐसा किया था किसने? मूडीज़ ने। और अब 8 साल में पहली बार जो है फिच ने भी अपनी जो रेटिंग है थी उसको निगेटिव में रख दिया है भारत के लिए। अच्छा, पिछली बार आप में से पता नहीं कोई काव्या या प्रीति शायद कोई था कि जिसने कमेंट करके मुझसे पूछा था मतलब कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है कि ये जो रेटिंग है इससे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर इससे क्या मतलब जो आप ये बोल रहे हो। क्योंकि पिछली बार मूडीज़ के बारे में जब मैंने बताया था तब मैंने आपको यही बताया था कि ये जो मतलब जो है निवेश योग सबसे निचली रेटिंग है, तो उस वक्त वो चीज़ समझ में नहीं आई थी। तो इसको बहुत आसान भाषा में अगर समझें तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मतलब जैसे आप कहीं बैंक से लोन लेते हो ना, तो आपकी क्रेडिट जो है
चेक किया जाता है, ठीक है, कि मतलब जो है क्रेडिट स्कोर कितना है आपका। तो जितना क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होगा, आपको लोन मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। या फिर जैसे आप मोबाइल वगैरह फाइनेंस कराते हो तो वो आपसे क्रेडिट स्कोर आपका पूछते हैं, ठीक है। तो वही जो क्रेडिट स्कोर होता है बेसिकली, उसको आप यहाँ से देख सकते हो कि मतलब अगर हमारी जो स्थिति है वो अच्छी होगी तो हमको हर संस्थान ऋण देगा, जैसे विश्व बैंक हो गया या फिर और जो एशियाई विकास बैंक हो गया। लेकिन अगर हम निगेटिव में रहे तो फिर जो बैंक मतलब जो है ऋण देने में भी आनाकानी करते हैं, ठीक है, या जितना मांगो उतना नहीं देते हैं। तो इस तरीके का आप देख सकते हो। तो भारत की नहीं, दुनिया की मतलब जो है अभी फ़िलहाल में जो रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही है कोविड-19 की वजह से ही। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताने वाले थे। मैंने आपसे पूछा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार प्रवासियों के रहने के लिहाज से भारत का कौन सा शहर दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर यहाँ पर बन गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि मुंबई जो है वो 60वां सबसे महंगा शहर है दुनिया का रहने के लिहाज से। इसके अलावा पहले नंबर पे हांगकांग था, ठीक है। इन सबसे महंगे शहरों में दिल्ली का नंबर भी था। दिल्ली 101वें नंबर पे था सबसे महंगे शहरों के हिसाब से देखा जाए। और उसके बाद चेन्नई था 143वें सबसे महंगे शहरों में शामिल था, ठीक है, 143वें नंबर का सबसे महंगा शहर था। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जून 2020 में किस बैंक ने अपने सैलरी खाताधारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की है। इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक जो ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वो किसने शुरू की है अपने सैलरी खाताधारकों के लिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।